Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोहम्मद वे ड्राइंग डॉक्टर ऑफ फार्मेसी। तो स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट किया हुआ था चैप्टर क्लास 10 का चैप्टर नंबर 12 दैट इज़ कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, और इसमें हम डिस्कस कर रहे थे एंडोक्राइनोलॉजी को। मैं आपको पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड, पैराथायराइड, एड्रीनल, पैनक्रियास ये सब कुछ करवा चुकी हूँ। आज हम स्टार्ट करेंगे फीडबैक मैकेनिज्म, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम ओवरव्यू ले लेते हैं। एक हमारा ग्लैंड है गोनेड्स, उसके बारे में हम थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। गोनेड्स एक ग्लैंड है आपकी बॉडी के अंदर जो मेल के अंदर डिफरेंट हार्मोन सीक्रेट करते हैं, और जो फीमेल्स होती हैं उनके अंदर डिफरेंट हार्मोन सीक्रेट करते हैं। फॉर एग्जांपल, मेल के अंदर ये जो हार्मोन सीक्रेट करते हैं उसका नाम है टेस्टोस्टेरोन, और जो फीमेल के अंदर ये हार्मोन सीक्रेट करते हैं उसका नाम है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। स्टूडेंट्स, टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन्स हैं ये मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो होते हैं उनकी डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके अलावा फेस ऑन द हेयर्स, जो मेल के फेस पे हेयर्स आते हैं वो, उसके अलावा कोर्सनेस इन द वॉइस, उनकी वॉइस का जो एक होती है कि थोड़ी सी पिच जो होती है वो लो होती है। तो ये जो स्टूडेंट्स, ये मेल के जो हार्मोन्स होते हैं, ये मेल हार्मोन जो रिलीज़ होते हैं टेस्टोस्टेरोन, इन्होंने टेस्टिस को रिलीज़ करना होता है, और ये जो स्पर्म्स उनकी डेवलपमेंट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो स्टूडेंट्स, फीमेल की अगर हम बात करें तो फीमेल में रिलीज़ होती हैं एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, जो कि गोनेड से रिलीज़ होते हैं। एस्ट्रोजन जो हार्मोन है ये ओवरीज़ की डेवलपमेंट, फीमेल सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ओवरीज़ की डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है उसके साथ ये वर्क करते हैं, कोलैबोरेटिवली वर्क करते हैं ये। उसके अलावा फीमेल के जो सेक्सुअल करैक्टर्स होते हैं या फिर सेकेंडरी करैक्टर्स जो आते हैं, लाइक उनकी श्रिल वॉइस होती हैं, उसके अलावा उनके जो ब्रेस्ट डेवलपमेंट, ये सब कुछ होते हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है ये फीमेल में पड़ते हैं। फिर प्रोजेस्टेरोन जो है ये प्लेसेंटा की डेवलपमेंट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और उसकी रिकवरी के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है। तो स्टूडेंट्स, ये गोनेड्स जो है ये उनके थोड़ा सा हार्मोन्स का हमने डिस्कस किया। अब हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, डेट इज़ फीडबैक मैकेनिज्म। स्टूडेंट्स, फीडबैक मैकेनिज्म की अगर हम बात करते हैं टॉपिक की, तो हमें पता होना, इससे पहले हमें आइडिया है कि अगर जो हमारे हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं वो एक कांस्टेंट रेट जो है उसके ऊपर रिलीज़ नहीं होते। मतलब आपका एक हार्मोन दूसरे को, मतलब अगर फॉर एग्जांपल इंसुलिन और ग्लूकागोन की बात करते हैं तो एक दूसरे के अपोजिट वर्क करते हैं। कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं कि फॉर एग्जांपल आपका अगर पॉजिटिव रिस्पांस दे रहे हो, अगर आपको सिंथेसिस की ज़रूरत है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज़ एट अ कांस्टेंट रेट होते रहते हैं। लेकिन कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो एक आता है इंक्रीज़ करता है, दूसरा आता है देखता है कि वो इंक्रीज़ हो गया, दूसरा उसको इंक्रीज़ को इनहिबिट करता है, तो वो फिर इस तरह मतलब इनका साइकिल चलता रहता है। तो फीडबैक मैकेनिज्म का मतलब यही है कि आपके जो हार्मोन्स, कुछ फीडबैक मैकेनिज्म पॉजिटिव होते हैं, हम इसको डिवाइड कर सकते हैं टू पार्ट्स में, कि कुछ आपके फीडबैक मैकेनिज्म बॉडी के अंदर जो है वो पॉजिटिव हैं, कुछ नेगेटिव हैं। अब हमारी बॉडी का निज़ाम ही ऐसा है कि उसने फीडबैक मैकेनिज्म के ऊपर ही चलना है। अब पॉजिटिव और नेगेटिव उसकी कैटेगरीज बना दी गई हैं, लेकिन हमारे जितने भी हार्मोन्स हैं वो इन फीडबैक मैकेनिज्म को ही फॉलो करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम सबसे पहले बात करते हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म की, तो स्टूडेंट्स, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म की बात करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल दूं कि एक ऐसा, सबसे पहले थोड़ा बताऊं कि एक ऐसा हार्मोन, ऐसे हार्मोन्स जो एक आ रहा है वो इसको आपके सिंथेसिस को इंक्रीज़ कर रहा है, जब दूसरा हार्मोन देखता है कि ज़रूरत से ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया, वो दूसरा उस हार्मोन को पहले वाले को इनहिबिट कर देता है। फिर इस तरह जब दूसरे की सिक्रीशन ज़रूरत से ज़्यादा हो जाती है तो पहले वाला आके दूसरे को इनहिबिट कर देता है। मतलब एक नेगेटिव रिस्पॉन्स जो है ना एक दूसरे को आपस में दे रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको बताती हूँ, ये हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये इस तरह वर्क नहीं करेंगे तो आपकी बॉडी का बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होने के चांसेस होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको बात करती हूँ कि ब्लड ग्लूकोज लेवल हमारी बॉडी के अंदर कम था, ठीक है। अब अल्फ़ा सेल्स जो हैं उन्होंने क्या किया, उन्होंने सीक्रेट किया ग्लूकागोन। ये ग्लूकागोन जो है आया बॉडी के अंदर, हमारे ब्लड के अंदर आया, उसने क्या किया, उसने इस ब्लड ग्लूकोज लेवल के ऊपर वर्क किया और इस ब्लड ग्लूकोज लेवल को उसने इंक्रीज़ कर दिया, ठीक है। अब एक ज़रूरत से ज़्यादा ग्लूकागोन अगर आपकी बॉडी के अंदर सिक्रीशन स्टार्ट हो गई है और उसने इसको इंक्रीज़ कर दिया ग्लूकोज को, जो कि एक हार्मफुल इफेक्ट होगा कि अगर आपको ग्लूकोज ज़रूरत से ज़्यादा रिलीज़ होने लग पड़े, देन क्या होगा, बीटा सेल्स जो हैं वो स्टिमुलेट हो गए। उनको पता चला कि ग्लूकोज लेवल तो अब ज़रूरत से ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया, उन्होंने इंसुलिन हार्मोन जो है वो रिलीज़ किया। इस इंसुलिन ने आके इस इंक्रीज ग्लूकोज के ऊपर वर्किंग की। इस इंसुलिन ने क्या किया, इस ग्लूकोज को क्या कर दिया,
कम कर दिया। अब जब ग्लूकागोन ने देखा कि इस ग्लूकोज लेवल हमारा ज़रूरत से ज़्यादा कम हो गया है, तो अल्फ़ा सेल्स फिर स्टिमुलेट हो गए। उन्होंने कहा ये तो बहुत ज़रूरत से ज़्यादा कम हो गया है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने ग्लूकोज लेवल को तो फिर दोबारा से हाई करने की कोशिश की। उसके अलावा जब ग्लूकोज लेवल ज़रूरत से ज़्यादा कम हो गया है तो अपने आप इंसुलिन की सिक्रीशन भी इनहिबिट हो जाती है। ठीक है, मतलब एक सिक्रीशन ग्लूकागोन ने प्रोड्यूस की कि ग्लूकोज लेवल ज़्यादा करना है। जब ज़्यादा सिक्रीशन हुई तो उस सिक्रीशन ने ही ग्लूकोज को कहा कि आप अल्फ़ा सेल्स को कहा कि ग्लूकागोन को अब आपने नहीं बेचना। देन इंसुलिन सेल स्टिमुलेट हुए, उन्होंने अपनी इंसुलिन जो है वो बॉडी के अंदर रिलीज़ करवा दी और ग्लूकोज की सिक्रीशन नॉर्मल पॉइंट पे आई। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप इंसुलिन की वजह से सिक्रीशन बहुत ज़्यादा कम हो गई ग्लूकोज की, तो उस कम सिक्रीशन ने इंसुलिन को मना कर दिया कि अब आपने नहीं आना। देन अल्फ़ा सेल स्टिमुलेट हुए, उन्होंने ग्लूकागोन को सिक्रीट किया दोबारा से और उस सिक्रीशन को दोबारा से अबव करने की कोशिश की। मतलब एक अपोजिट ये वर्क करते हैं, एक इंक्रीज़ करता है दूसरा डिक्रीज़ करता है सिक्रीशन। इस तरह इनका साइकिल चलता रहता है। मतलब एक पॉजिटिव देता है दूसरा नेगेटिव देता है, फिर एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, इस तरह इनका साइकिल जो है वो चलता रहता है। इसे हम कहते हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। अगर ये बॉडी के अंदर ना होगा तो आपका ग्लूकोज फॉर एग्जांपल ज़रूरत से ज़्यादा रिलीज़ होता रहेगा, वो रिलीज़ होता रहेगा, आपका ग्लूकोज लेवल हाई हो जाएगा। इस तरह इंसुलिन अगर उसे किसी ने नहीं रोका, उसे किसी ने इनहिबिट नहीं किया, तो आपकी बॉडी के अंदर ज़रूरत से ज़्यादा रिलीज़ होता रहेगा। एज रिज़ल्ट क्या होगा कि इंसुलिन के ज़रूरत से ज़्यादा रिलीज़ होने से भी डेथ के चांसेस हो जाते होते हैं। तो ये हमारी बॉडी के अंदर एक नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म जो है वो प्रोड्यूस होता है। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म की हम एक और एग्जांपल भी ले सकते हैं। समझाने के लिए मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल, हमारा जो ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन है जो कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वहाँ से रिलीज़ होता है। तो अगर उसकी बात करें तो फॉर एग्जांपल वाटर कंटेंट, वाटर, अगर इसका काम क्या होता है कि उसने वाटर की रिटेंशन करनी है, कि वाटर को ज़्यादा से ज़्यादा रीअब्जॉर्ब करवाना होता है, बॉडी से रिलीज़ नहीं करवाना होता। फॉर एग्जांपल ये वाटर है और नॉर्मल वाटर, फॉर एग्जांपल ये नॉर्मल वाटर, ठीक है। अब अगर आपका वाटर जो है बॉडी के अंदर इंक्रीज़ हो गया, ठीक है, अब अगर वाटर बॉडी के अंदर इंक्रीज़ हो गया तो क्या होगा, जो थर्स्ट लेवल है वो ख़त्म हो जाएगी, थर्स्ट कम हो जाएगी, जिसकी वजह से ADH जो है ये भी कम रिलीज़ होगा, ठीक है। ADH कम रिलीज़ होगा, किडनीज़ जो हैं वो वाटर को रीअब्जॉर्ब भी कम करेंगी, किडनीज़ रीअब्जॉर्ब जो है वो भी कम कर देंगी। एज अ रिज़ल्ट वाटर जो है बॉडी के अंदर नॉर्मल हो जाएगा। इसी तरह अगर बॉडी के अंदर वाटर कम हो गया है तो क्या होगा, थर्स्ट लेवल इंक्रीज़ हो जाएगा। इसके अलावा ADH जो है ये ज़्यादा रिलीज़ होगा, किडनी जो है ज़्यादा से ज़्यादा रीअब्जॉर्ब करेंगी वाटर को। एज अ रिज़ल्ट वाटर जो है नॉर्मल हो जाएगा बॉडी के अंदर। तो स्टूडेंट्स ये एक देखें कि एक चीज़ पे पॉजिटिव चीज़ कम ज़्यादा हो रही है तो आपका ये देखें इफ़ेक्ट्स किस तरह हो रहे हैं, और टोटली अपोजिट इफ़ेक्ट्स किसके हो रहे हैं इस तरह जब आपकी वही चीज़ कम हो रही है। तो ये कहते हैं हम फीडबैक। अब ये देखें कोई डेविएशन नहीं, कुछ नहीं, तो सीधा वाटर नॉर्मल कॉन्टैक्ट वाटर का रहेगा बॉडी के अंदर। तो ये समझाने के लिए मैंने आपको एक ADH हार्मोन जो है उसकी एग्जांपल दिया, एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो हमारी बॉडी के अंदर पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, मैंने आपको पिट्यूटरी ग्लैंड जब पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कि वहाँ से पोस्टीरियर जो हार्मोन रिलीज़ होता है उसे हम कहते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन। और इसका काम ये होता है कि उसने बॉडी के अंदर वाटर की रीअब्जॉर्प्शन, सॉल्ट की रीअब्जॉर्प्शन करनी होती है, इससे वाटर को बॉडी से रिलीज़ कम करवाता है, रीअब्जॉर्प्शन इसकी इंक्रीज़ करता है, ठीक है। ये नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म, उसकी एग्जांपल्स लेते हैं। पॉजिटिव फीडबैक की अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो पॉजिटिव फीडबैक जो है ये लेस कॉमन है एज़ कम्पेयर टू नेगेटिव। हमारी बॉडी में ज़्यादातर जो हार्मोन्स एक्ट करते हैं ना वो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू एक्ट करते हैं। पॉजिटिव के अगर बहुत कम जो एग्जांपल्स ही मिलेंगी, और ये इसमें ये होता है कि एक चीज़ उस डायरेक्शन में ही मूव करता है जिसमें चीज़ें इंक्रीज़ हो रही होती है। तो इसका पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म में अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो आपकी बुक पे एक एग्जांपल लिखी हुई है लाइक मिल्क इंजेक्शन। तो उसमें क्या होगा कि जो हमारे हार्मोन्स होते हैं प्रोलैक्टिन
ऑक्सीटोसिन, क्या ये हार्मोन ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज़ होंगे? एक जो है वो प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन क्या आपके मेमरी ग्लैंड्स जो हैं वो प्रोडक्शन, मिल्क प्रोडक्शन, इंजेक्शन मिल्क की इसमें हेल्प करेंगे कि अगर जो फीटस है उसको मिल्क के लिए, उसकी मिल्क जो है उसको एज अ फूड जो दिया जाता है उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा ये हार्मोन्स रिलीज़ होंगे। यानी कि ना पॉजिटिव वे, ये एक ही चीज़ जो इंक्रीज़ करनी है उसके पीछे ही ये इंक्रीज़ करते जाएंगे, यानी कि एक पॉजिटिव चेंज जो है वो लाते हैं। इसी तरह अगर हम एक और एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल ब्लड क्लॉटिंग की, अगर ब्लीडिंग हुई है तो फॉर एग्जांपल आपको कोई कट लग जाता है हाथ पे तो ब्लीडिंग होने लग पड़ती है। अब ब्लीडिंग से क्या होगा कि हमारी बॉडी के अंदर जो है प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बनेगा एज अ रिज़ल्ट, जिसकी वजह ये क्या करेगा, ये फिब्रिन्स ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी के अंदर बनाएगा। फिब्रिन्स जो हैं ये हमारे ब्लड क्लॉट में हेल्प करती हैं। इसके अलावा जो है ये उस जगह पे जाएंगी जहाँ ब्लीडिंग हुई है और उस ब्लीडिंग को स्टॉप करेंगी, यानी कि ब्लड कोगुलेशन जो है वो कर देंगी। तो ये एक पॉजिटिव फीडबैक की एग्जांपल में हम दे सकते थे, क्योंकि ये एक मतलब एक चीज़ जो अब आप उसी जिस चीज़ में चेंज आया ना उसी वे में चीज़ को अपने हमारे हार्मोन्स जो हैं वो उसी वे में इंक्रीज़ करने लग पड़ते हैं। जबकि नेगेटिव में था कि हमने एक चीज़ इंक्रीज़ हो रही है तो उसको डिक्रीज़ करना है, इन द रिवर्स वे उसको हमने वर्क करना है, वो नेगेटिव था। ये पॉजिटिव में ही होता है कि जिस चीज़ में इंक्रीज़ हो रहा है वहाँ उसी चीज़ में ही इंक्रीज़ स्टार्ट होने लग पड़ता है। तो इसके अलावा स्टूडेंट्स ये भी होता है कि और भी बहुत सी एग्जांपल्स हैं, लाइक फॉर एग्जांपल इन लेबर टाइम ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हार्मोन जो है वो रिलीज़ होता है, ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो वो भी आ सकता है। ये खैर आपकी बुक के अंदर नहीं है, आउट ऑफ द सिलेबस हो जाएगा। स्टूडेंट्स ये पॉजिटिव फीडबैक और नेगेटिव फीडबैक था, मैंने आपको इसके एग्जांपल्स दे दी हैं और होप सो आपको समझ आ चुकी है। ये ना एक लॉन्ग क्वेश्चन की फॉर्म में आता है कि राइट अ नोट ऑन द फीडबैक मैकेनिज्म, तो उसमें आप दे सकते हो कि सबसे पहले आप डेफिनेशन लिखोगे, देन आप उसकी टाइप्स बताओ कि पॉजिटिव और नेगेटिव 2 टाइप्स हैं। देन पॉजिटिव फीडबैक जो है उसमें आप ये 2 एग्जांपल्स मैंने आपको दे दिए, आप ये 2 भी दे सकते हो, आपका लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो लेंथी हो जाएगा। देन आप नेगेटिव फीडबैक में भी मैंने आपको 2 एग्जांपल्स दिए हैं वो भी लिख सकते हो, और फिर आप आपकी मतलब एक प्रॉपर डेफिनेशन लिख के देन आप 2 एग्जांपल्स दे सकते हो, तो आपका लॉन्ग क्वेश्चन अच्छा खासा बन जाता है। ये मोस्टली आता होता है फीडबैक मैकेनिज्म जो है। होप सो आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच।